उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हालिया दिनों में ये खबर सामने आई कि भारतीय एयरफोर्स के अंदर अब तेजस के नए त्यारे, नए मॉडल्स शामिल होंगे, जिनको 2024 तक भारतीय फजाइया का बाकायदा हिस्सा बना दिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारी खबरें आ रही हैं, मीडिया के ऊपर तबसरे भी हो रहे हैं और मुकाबला हो रहा है तेजस का और JF-17 थंडर का। इस हवाले से भारत की फजाइया के जो एयर चीफ हैं, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि तेजस के मुकाबले में JF-17 थंडर कुछ भी नहीं है तेजस के मुकाबले में। अब इन दोनों जहाजों का आपस में क्या मुकाबला है, इनको कैसे कंपेयर किया जा सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक ऑफिसर और इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट फहाद मसूद साहब। फहाद साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर आप ऑन द सरफेस कंपेयर करें JF-17 को और तेजस को, विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स, कैसा लगता है ये दोनों त्यारे एक दूसरे के मुकाबले में हैं या एक त्यारा दूसरे से बेहतर है? अच्छा, ये डायरेक्ट रिलेट करें अगर हम टाइम लाइंस को, टाइम लाइन से स्पेसिफिक कर लेते हैं। तेजास 1983 में पहली दफा उसका आइडिया आया और खींचतान के 2016 में उसकी सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट की गई। आप इसी चीज को थोड़ा सा रिलेट कर लें JF-17 थंडर के साथ, उसके टाइम लाइंस को। तो कंसिडरिंग टेक्नोलॉजी एंड टाइमलाइन बोथ, मेरे नजदीक JF-17 क्योंकि बैटल प्रूवन, वॉर प्रूवन है। 27 फरवरी 2019 को हमने इसको देखा भी ऑपरेट करते हुए, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड दोनों में। तो अगर हम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स हम बात करें तो टाइमलाइन वाइज, वेपन कैपेबिलिटी वाइज, और अगर हम इसको वॉर सिनेरियोज के लिहाज से बात करें, उस लिहाज से JF-17 बीट करता है तेजा को इन ऑल रंग्स। अच्छा, आपने टाइमलाइन का जिक्र किया और आपने कहा कि 80s का ये प्रोजेक्ट है, 80s में ऐलान किया गया कि इसको बनाया जाएगा, फिर 2001 में, 2001 में इसकी एक कोई टेस्ट फ्लाइट वगैरह भी हुई, फिर कहीं जाके 2016 में इसकी इंडक्शन हुई। अब ये जो नया तेजस का मॉडल बना रहे हैं, तेजस का नया मॉडल जो सामने आ रहा है, उसके हवाले से भी 2017 से बातें हो रही हैं। 2017 में इसकी मंजूरी दे दी गई थी, 2017 में, 2018 में इसका टेंडर वगैरह भी हो गया। वो माहिदे को फाइनल होते होते 2021 हो गया है। अब ये कह रहे हैं कि ये 2024 तक ये 83 त्यारे इंडियन एयरफोर्स को दे देंगे। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? अगर आप इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो तो कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। बिल्कुल, इसकी एक दोबारा हम टाइम लाइन को देख लेते हैं जो आपने बात की। बिल्कुल 83 में कॉन्सेप्ट इंसेप्शन है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 1 जो है 2001 में, और 2016 में सीरियल प्रोडक्शन। अभी एज वी स्पीक जहां पे हम खड़े हैं, प्रेजेंटली 2 स्क्वाड्रन्स हैं इनके पास, 45 फ्लाइंग डैगर्स, 18 फ्लाइंग बुलेट्स, ये इन दोनों में है अभी तक। फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस एक चीज होती है और एक इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस होता है। जब ये दोनों चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं इनकी टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि हर चीज को एक प्रोजेक्ट के लिहाज से देखा जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टाइम को बहुत क्रिटिकली नोट किया गया है। और बाद में भी अगर हम इस चीज को रिलेट करें JF-17 के साथ, तो जो टाइम लाइन है या जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर है। 2024 83 एयरक्राफ्ट नियर इम्पॉसिबल के, नामुमकिन है ऑलमोस्ट के ये इतने जहाज जनरेट कर सकें। मे बी मेरे नजदीक जो इनका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 1 होगा या जो पहला जहाज होगा मार्क 1A जिसको ये कह रहे हैं तेजास का, वो उस वक्त जनरेट हो सकता है, उससे पहले नहीं। अभी जो प्रॉब्लम इनके साथ आ रही है वो मैच्योरिटी ऑफ द सिस्टम की है। हमने JF-17 जब मास प्रोड्यूस किया और 27 फरवरी 2019 को एम्प्लॉय किया एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर दोनों में, तो उससे आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं कि उसकी मैच्योरिटी कितनी है उस प्रोग्राम की। इनका जो तेजास है उस असनाम में कहीं भी किसी भी रेडार स्कोप में नजर नहीं आया, और अभी भी
फोर फ्रंट या जो सबसे आगे वाले फाइटर जहाज हैं उनमें उसका शुमार नहीं होता। अब हम जहां खड़े हैं, जहां पे ब्लॉक 3 की बातें हो रही हैं, बी मॉडल ऑलरेडी इन ऑन ग्राउंड एंड इन द एयर है। सो हम इस रिलेशन में JF-17 को बहुत आगे एज अ प्रोजेक्ट देखते हैं और एसिमुलेट करते हैं कि थोड़े अरसे बाद, मेरे ख्याल में इस साल के एंड तक, ब्लॉक 3 जो है उसकी कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगी, जिसमें ईसा रेडार से लेके जो डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं उसके पास, PL-15 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल, इवन लॉन्गर जो मीटियोर राफेल उनके पास है। ठीक। अच्छा सर, आपने ये कुछ वेपन सिस्टम्स का जिक्र किया, रेडार सिस्टम का भी जिक्र किया। अगर अभी हम तेजास का और JF-17 थंडर का कंपैरिजन करें वेपन सिस्टम के हवाले से या फिर इनका जो रेडार्स हैं, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? कितना फर्क है दोनों में या कितनी सिमिलैरिटीज हैं? अच्छा, रेडार, पहले रेडार को देख लेते हैं। जो ईसा रेडार है मार्क 1A का और ब्लॉक 3 का जो KLJ-7A है, उसकी रेडार कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, वंस अगेन एक दफा जब एयर टू एयर में वो एम्प्लॉय होगा तो फिर समझ आएगी। लेकिन जो बेसिक्स हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता हूँ, ट्रैक वाइल स्कैन, मल्टी टारगेट ट्रैक, सिंगल टारगेट ट्रैक कैपेबिलिटी, GMTI, GMTT, ये सारी वो स्पेसिफिकेशंस हैं जो एक ईसा रेडार में एम्प्लॉय की जाती हैं एक रेडार के थ्रू। अब उन रेडार्स के साथ रिलेट करते हैं वेपन्स को। जब एयर टू एयर या हवा से हवा पे वार करने वाले जहाज को हम देखेंगे तो उसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो खास बात आ जाती है वो रेंज पे आ जाती है। जो जितना डिस्टेंस पे रह के ऑपोजिट या जो खिलाफ जहाज है उसके साथ उसको लॉक करके फायर कर सकता है उसके ऊपर, वो उतना केपेबल है। अब PL-15 एक तरफ और हमारी तरफ, और एस्ट्रा जो उनके पास है उसको आप देख लें, या डर्बी इजरायली जो मिसाइल है एयर टू एयर BVR में, वो आप देख लें। सो 300 किलोमीटर इज अप्रोक्सीमेट रेंज जो PL-15E को दी जाती है। ऑन द अदर साइड एस्ट्रा जो अभी कंप्लीट इंटीग्रेट नहीं हुआ उसकी रेंज इससे कम है। तो और एयर टू एयर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा भी एयर टू ग्राउंड या हवा से जमीन पे वार करने के लिए जो वेपन इस्तेमाल होते हैं, जो हथियार इस्तेमाल होते हैं, वो भी देख लें आप। तो लेजर गाइडेड म्यूनिशन आजकल एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और JF-17 27 फरवरी को रेंज एक्सटेंशन किट्स REKs जो हमने इस्तेमाल की और अपने अपने निशाने को कंप्लीट जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी है उसके साथ हमने एंगेज किया। तो जो भदौरिया साहब की स्टेटमेंट है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ फ्रॉम द इंडियन एयर फोर्स के JF-17 बहुत पीछे है और हम बहुत आगे हैं और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है JF-17 के साथ, और हम बहुत बेहतर एक जहाज बना रहे हैं और बना लिया है। नंबर, स्टैटिस्टिक्स, टाइमलाइंस कुछ भी उस लिहाज से मैच नहीं करता। ये दोनों प्रोग्राम्स के हवाले से एक चीज जो बार बार सामने आती है वो आती है इंडिजिनस। जी, इसकी प्रोडक्शन इंडिजिनस होगी, मतलब कि अपने मुल्क के अंदर इसको हम बनाएंगे। पाकिस्तान भी ये कहता है कि हम अपने मुल्क के अंदर बना रहे हैं, इंडिया भी ये कहता है कि हम अपने मुल्क के अंदर बना रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर कितना बनता है JF-17 थंडर, किस हद तक पाकिस्तान का उसमें रोल प्ले करता है और कितने पुर्जे बाहर से आते हैं, और ऑन द अदर साइड जो तेजस है उसमें क्या सूरत हाल है, कितना तेजस बनेगा भारत के अंदर और कितनी चीजें बाहर से आएंगी? अगर इस चीज को कंपेयर किया जाए तो कौन बेहतर है? पहले तेजास को देख लें। तेजास का इंजन अमेरिकन है, GEF-404। जो रेडार है वो इजरायली है, वेपन जो है वो भी इजरायली है और रशियन है साथ। ठीक हो गया। साउथ अफ्रीकन पाइथन है, एयर टू एयर मिसाइल, वो भी इस्तेमाल होता है। सो मेजर जो कैपेबिलिटी है एवियन, उनका जो सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट है वो भी बैरून मुल्क से है। ये तो बिल्कुल भी बात नहीं है कि तेजाज एक इंडिजिनस जहाज है।
एक जहाज जिसको आपने 1983 में सोचा बनाने को और अब वो बना लिया है टू सम डिग्री, उसको इंटीग्रेट भी कर लिया टू सम डिग्री, उसके लिए ये भी जरूरी है समझना कि जो एयर फ्रेम है कॉम्पोजिट बिल्कुल ठीक है कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने के लिए, ज्यादा जीज खींचने के लिए, लेकिन दूसरी साइड पे आप JF-17 को रिलेट कर लें, हमारा जो जहाज इटसेल्फ है उसकी कंप्लीट असेंबली लाइन हमारे पास है, यहीं पे कामरा में ही बनती है, यहीं पे हम उसको असेंबल करते हैं। परसेंटेज वाइज इस रिलेशन में बिल्कुल जो रशियन इंजन है RD-93 लगा हुआ है, 93MA आ जाएगा इस JF-17 ब्लॉक 3 में, KLJ-7 रेडार है जो चाइनीज है, बिल्कुल ठीक। तो दोनों का मुआवजा करने में हम देखें तो कोई बहुत फर्क नहीं है। इंडिया में जो कैपेबिलिटी है हॉल के पास, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उन्होंने अब दोबारा टाइमलाइन पे देख लें 83 से अभी तक ये किया है। हम ऑन द अदर हैंड एट अ वेरी लेटेस्ट स्टेज हमने आइडेंटिफाई किया कि यार हमें ये जहाज चाहिए और इस जहाज को एम्प्लॉय करने की जरूरत है और इसको बिल्ड मैच्योर करने की जरूरत है, तो जितनी जल्दी हम कर सकते हैं इसको चलाएं। सो दोनों जहाज मेरे नजदीक एट पार हैं इंडिजिनाइजेशन पे। दैट इज माय वर्ड। रेंज कह सकते हैं, जितना अंदर ये जा सकते हैं दूसरे मुल्क के अंदर, उसमें अगर इनको कंपेयर किया जाए तो कौन सा ऐसा जहाज है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस कोई जाके मिशन कर सकता है, उस पे ये कैसे कंपेयर होते हैं दोनों जहाज? अच्छा, जो रेडियस ऑफ एक्शन या रेंज है विदाउट फ्यूल टैंक्स 500 किलोमीटर है, क्या कहते हैं, तेजा की, और जो JF-17 है वो भी लगभग इतना ही है, लेकिन जो एक्सटेंशन और जो ज्यादा रेंज इंक्रीज है वो फ्यूल टैंक्स के साथ है। जो फ्यूल टैंक्स के साथ रेंज JF-17 और इसकी बनती है, ये तेजा तकरीबन 1500 किलोमीटर तक जा सकता है फ्यूल टैंक्स के साथ। दूसरी तरफ जो हमारा JF-17 है, आपने शायद पेरिस वाला एयर शो देखा होगा, तो उसमें हमने 2 स्टॉप किए थे यहां से पेरिस लैंड करने के लिए। सो वेल इमेजिन के इसका रेडियस ऑफ एक्शन कितना ज्यादा हो जाता है 3 फ्यूल टैंक्स के साथ, कि वो इंस्टेड के 3-4 जगह रुक के पहुंचता आगे, वो 2 उसने स्टॉप्स किए और वो पेरिस पहुंच गया। तो नंबर तकरीबन 2000 किलोमीटर की रेंज एक्सटेंड हो जाती है 3 फ्यूल टैंक्स के साथ। सो रेंज वाइज JF-17 भी ज्यादा है अगर मैं रिलेट करूं तेजास के साथ। ठीक। अच्छा सर, आपने फ्यूल का जिक्र किया कि फ्यूल टैंक्स को आप एक्सटेंड करें, तो फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है एयर रिफ्यूलिंग, कि आप हवा के अंदर इसको रिफ्यूल कर लें। क्या JF-17 के अंदर ये सलाहियत है और दूसरा तेजस के अंदर ये है, ये ऑप्शन मौजूद है इन दोनों जहाजों के अंदर? हमारे पास जो ब्लॉक 2 है अभी, उसमें ये कैपेबिलिटी है। जो ऑपरेशनल मिशन फ्लाई कर रहे हैं एयरफोर्स में, जो तेजास मार्क 1 है उसमें नहीं है ये कैपेबिलिटी। वो इंटेंड और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 में जब ये जहाज मार्क 1A आ जाएगा तो उसमें ये कैपेबिलिटी ले आएंगे साथ। सो अभी नहीं है उनके पास, लेकिन हमारे पास जो ब्लॉक 2 है उन सारों में ये कैपेबिलिटी है A to A रिफ्यूलिंग की। कॉस्ट की बात कर लें, जब ये इन्होंने इस सारे आइडिया को कंसीव किया था तो उस वक्त 80s में इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट वो तकरीबन बता रहे थे कि तकरीबन 550 करोड़, 550 करोड़ इंडियन मनी में। अब इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है तकरीबन 46,000 करोड़, जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो पाकिस्तान ने भी ऑब्वियसली काफी ज्यादा कॉस्ट इस पे अपना इन्वेस्ट किया है इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अगर इन दोनों जहाजों की एक यूनिट के एतबार से अगर हम एक कॉस्ट को निकालें तो कितने में एक JF-17 थंडर पड़ता है और कितने में एक तेजस पड़ता है? कॉस्ट प्राइस पर यूनिट बहुत स्पेसिफिक है। जो हमारे पास तेजस है वो मार्क 1A 44
मिलियन डॉलर्स का एक जहाज है। जो JF-17 ब्लॉक 3 है उसकी कॉस्ट पर यूनिट $30 मिलियन। ये हाईएस्ट एंड JF-17 ब्लॉक 3 है जिसमें सारी कैपेबिलिटीज हैं जिनकी हमने अभी कुछ देर पहले बात भी की है। सो प्राइस में कोई कंपैरिजन है नहीं। इसकी जो एक्सपेंसिव होने की वजह क्या है इसमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन जो JF-17 एक लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, LCA भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, सो वेट कैटेगरी में कोई खास फर्क नहीं है। 11 हार्ड पॉइंट JF-17 ब्लॉक 3 में है, इसमें 7 हैं, और यही कैपेबिलिटी टन वाइज में भी स्पीड फॉर एग्जांपल मार्क 2 JF-17 ब्लॉक 3 कर रहा है, पहले वाले मार्क 1.6 कर रहे थे। सो प्राइस में भी कोई मतलब बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि कौन सा ज्यादा एफिशिएंट एयरक्राफ्ट है। स्क्वाड्रन लीडर फहद मसूद साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। प्लेजर बीइंग हियर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।